कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे गुट मजबूत हुआ है, जिस तरह से 5-6 सांसद जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शिंदे गुट में शामिल हुए, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अजीत पवार गुट की जो अहमियत पहले हुआ करती थी उसमें फिर बातें बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पार्टी को दरकिनार कर देंगे, उनको भी अपनी पार्टी को 3 महीने में लगभग 2 बार मुलाकात, और ये मुलाकात हुई है बिहार बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर की और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बीच में। मुलाकात के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। लगभग 5 से 6 घंटे सुनेत्रा पवार के आवास पर प्रशांत किशोर का मौजूद रहना क्या बताता है? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में कुछ खेल होने वाला है? महाराष्ट्र में जहां सुनेत्रा पवार का गुट बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो वहीं बिहार में प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। ऐसे में 2 बड़े चेहरों की मुलाकात क्या बताती है कि क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्या बीजेपी की परेशानियां बढ़ सकती हैं? और इस बीच में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि शरद पवार को अपने साथ लेकर आया जाए, और ऐसे में सुनेत्रा पवार लगातार इस बात से राजी नहीं है। और अब इस मुलाकात के बाद और शरद पवार को बीजेपी के साथ मिलाने के साथ साथ क्या तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि 5 से 6 घंटे ये बैठक होती है सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर के बीच में, और प्रशांत किशोर को उनके आवास तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार के ही बेटे पार्थ होते हैं। तो मीडिएटर की भूमिका पार्थ यहाँ पर निभा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने निकल सकते हैं आपकी नजरों में? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है, उसके बाद से लगातार उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो यहाँ पर बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से 2025 में विधानसभा चुनावों में जनसुराज ने लगभग तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जनसुराज के पाले में नहीं आई, और जब उपचुनाव की घोषणा होती है उसमें प्रशांत किशोर का नाम निकलकर सामने आता है, तब ये कहा जाता है कि भाई ये तो बीजेपी की सबसे स्ट्रांग सीट है, आप यहाँ पर क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आपकी बुरी हार हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर बीजेपी का जो 40 साल से लगातार जीत का सिलसिला था उसको रोकते हुए दिखाई पड़ते। अब इसकी दूसरी कहानी क्या नजर आती है कि वो अब यहाँ पर ऐसे वक्त पे जब वो चुनाव जीते हैं, उसके बाद में सुनेत्रा पवार जो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी हैं, अजीत गुट जो एनसीपी है उसकी वो अध्यक्षा भी हैं, तो जाहिर बात है कि ऐसे वक्त पे उनसे मुलाकात होना और उनके बेटे यानी पार्थ पवार के साथ में एक कमरे के अंदर बैठकर मीटिंग होना, क्या कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बदलने वाली है क्या? क्योंकि आप ये भी देखिए कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे गुट मजबूत हुआ है, जिस तरह से 5-6 सांसद जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शिंदे गुट में शामिल हुए, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ी बहुत ही सही लेकिन अजीत पवार गुट की जो अहमियत पहले हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि 12-13 सांसद अब शिंदे गुट में हो गए। अगर अजीत पवार गुट की बात करें तो एक सांसद उनके पास में, तो बिल्कुल उस दायरे को भी देखें तो जाहिर बात है यहाँ पर उनको भी इस बात की चिंता है कि बीजेपी में रहकर क्या अपना कद बड़ा कर पाएंगी, क्या पार्टी को मजबूत कर पाएंगी, ये सवाल जरूर उनके जहन में रहे होंगे। और प्रशांत किशोर चूंकि अभी तो एमएलए बने हैं, पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन साथ में वो एक बड़े रणनीतिकार भी माने जाते हैं। 2014 में जो बीजेपी के लिए उन्होंने कैंपेन किया, जेडीयू के लिए किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए किया, यानी एक तरीके से एक बड़े नाम बनकर उभरे। टीएमसी के लिए उन्होंने जो है एक रणनीति बनाई 2022 में, तो ये उनके काम का सिलसिला है जो लगातार देखने को मिला। लेकिन महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी क्या बात है कि यहाँ पर क्या प्रशांत किशोर कोई यहाँ गठबंधन की क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या आपस में कोई तालमेल बनाने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि आप देखेंगे बिहार में चुनाव हो गया है, महाराष्ट्र में भी अभी कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले तमाम रणनीति अगर यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ती है तो हो सकता है कि कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ अच्छा सर, आपने ये कह दिया कि रणनीतिकार है और
शुरुआत से उनका जीवन हमने ऐसे ही देखा है कि जी। वो भविष्य वाणी करते हैं या सलाह देते हैं, पार्टियों को सही जी। मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं। जी। राजनीतिक लिहाज से कई बड़े उन्होंने दायित्व निभाए हैं और अब एक विधायक के तौर पर नजर आएंगे क्योंकि चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये मुलाकात दूसरी बार हुई है। इससे पहले मुलाकात जब अजीत पवार का निधन हो जाता है उस दौरान होती है, और इस मुलाकात के बाद बीजेपी में कई नेताओं की नाराजगी भी सामने आती है। और अब ये कहा जा रहा है कि दूसरी बार भी मुलाकात हुई है तो बीजेपी के कई नेता नाराज हैं। तो क्या ये नाराजगी महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए बिल्कुल, और तमाम जो सहयोगी दल होते हैं उनकी अपनी रणनीतियां होती हैं। देखिए जाहिर बात है बीजेपी के साथ यहाँ पर गठबंधन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पार्टी को दरकिनार कर देंगे। उनको भी अपनी पार्टी को बचाना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनके हिस्से में सिर्फ एक जो सीट आई। ऐसे में जरूर एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो चाहेगा कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति इस तरह की हो ताकि जो लोकसभा स्तर पर भी केंद्र स्तर पर भी अपनी उपस्थिति मजबूत तरीके दर्ज कराएं। हालांकि राज्य स्तर की भी बात करें तो वहां पर शिंदे गुट के साथ में रहने के बाद यहाँ पर जो एनसीपी कह सकते हैं सुनेत्रा पवार गुट है उनकी उतनी ताकत दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए हो सकता है कि कोई बड़ी रणनीति के तहत ये तमाम जो बैठकें हो रही हैं वो होती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ में शरद पवार को लेकर भी बात चल रही है कि क्या वो भी जो है एनसीपी को एक करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कई दफा इस बात को चर्चा हो चुकी है कि एनसीपी एक गुट हो जाएगा। लेकिन ये भी खुद खबरें आई महाराष्ट्र में कि सुनेत्रा पवार राजी नहीं है, वो नहीं चाहती कि शरद पवार की पार्टी का विलय उनकी पार्टी में हो जाए, बल्कि बीजेपी पूरी कोशिश करे कि शरद पवार की पार्टी महायुति में आ जाए, लेकिन वो नाराजगी जाहिर कर रही हैं। तो क्या सुनेत्रा पवार का ये कहना है कि शरद पवार साथ में आएंगे तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता है, यानी कि ये कहा जाता है कि जो कद अजीत पवार का था और जिस तरह से वो तेज तरार थे, ऐसे सुनेत्रा पवार नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति में आई अपने पति के जाने के बाद, उसके बाद अपने दोनों बेटों को राजनीति में लाती हैं, लेकिन कोई बड़ा काम सुनेत्रा पवार ने नहीं किया है। बिल्कुल, और देखिए पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल हों या और बाकी नेता हों, बहुत कंफर्टेबल नहीं रहे। इस बीच जब एक उनकी जो कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होती है तो उसमें भी कई नाम नहीं होते, और इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या यहाँ पर सुनेत्रा पवार जो है वो पार्टी के सीनियर लीडर को साइडलाइन करना चाहते हैं। उस बात को लेकर भी काफी बवाल हुआ। अब यहाँ पर जिस तरह से प्रशांत किशोर के साथ में बैठक हो रही है, जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके क्या सियासी मायने निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि दो तरह की बात हो सकती है जिसका अनुमान लगाया जाता है कि एक तरफ तो जो है कि चलिए आप मुलाकात करते हैं कि आप बड़े रणनीतिकार हैं, उस तौर पर मुलाकात करते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि अब प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार नहीं है, पार्टी के एक बड़े लीडर हैं जन स्वराज के, और साथ में वो बांकीपुर से अब विधायक भी हैं। तो क्या भविष्य में कोई संभावना बनाने को लेकर ये बैठक हुई है, या फिर पार्टी की इमेज को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर के साथ में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की मीटिंग हुई है? तमाम सारे पहलू इस बात के हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद में महाराष्ट्र में सियासी जो हलचल है वो यहाँ पर मचती हुई दिखाई पड़ रही है कि क्या सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर जो राजनीतिक खलबली है मचती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, महायुति में एक तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी है तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार की पार्टी है, तो तीसरी तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और एक बड़ी पार्टी है, और इन्हीं के साथ ये दोनों पार्टी जुड़ी हुई हैं। और ये कहा जाता है अक्सर कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में कंपटीशन रहता था। खुद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो अजीत पवार भी उसी रेस में नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक फैसला दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाना, और इसके बाद अब अजीत पवार का ना होने के बावजूद सुनेत्रा पवार का इस पद पर बने रहना और इसके बाद प्रशांत किशोर से मुलाकात करना वाकई कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की नाराजगी इस कदर भारी हो जाएगी कि सुनेत्रा पवार कुछ और बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएं? क्या शरद पवार महायुति की तरफ आ पाएंगे? क्या वो गठबंधन के बाद जो विलय की बात हो रही है वो मुमकिन हो पाएगी, या प्रशांत किशोर कोई और ही रणनीति सुनेत्रा पवार के लिए बना रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।